हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आखिरकार हम लोग बायोलॉजी शुरू करते हैं, जो थोड़ी सी ज़्यादा हमने देखा है कि बच्चों का आप लोगों के बीच में फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच थोड़ा सा ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट हैं। तो बायोलॉजी, जिसके नाम में ही आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा बायो, ठीक है। और बायो का अर्थ क्या होता है? जीवन। बायो का अर्थ होता है जीवन। तो जिन जिन चीज़ों में, वस्तुओं में, ऐसा बोलना चाहिए हमें, जिन जिन घटकों में प्रकृति में जीवन पाया जाता है, उन सभी घटकों का अध्ययन हमें कहाँ करना पड़ेगा? बायो में या बायोलॉजी में करना पड़ेगा। तो बायो मतलब जीवन और लॉजी मतलब अध्ययन। तो बायोलॉजी का अध्ययन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो जो बात हम आपसे बोल रहे हैं, ये वाली बात विश्व में सबसे पहले कौन बोल के गए थे? तो ये वाली बात विश्व में सबसे पहले बोल के गए थे, आप बोलेंगे सर अरस्तु, ठीक है। तो बायोलॉजी का पिता किसे मानते हैं? अरस्तु को, जो कि सिकंदर के गुरु भी थे जहाँ तक। तो अरस्तु जो अपने यूनान के, ठीक है, एक महान दार्शनिक थे, उनको बायोलॉजी का पिता मानते हैं। द फादर ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड अरस्तु। फिर आधुनिक पिता के मामले में लैमार्क का नाम भी चलता है, कुछ किताबें लीनियस का नाम भी लिखती हैं, तो वो आपको भी याद रखना है। बाकी मेन तो आंसर क्या लगाना हम लोगों को? अरस्तु। तो ठीक है, ज़्यादा गपशप नहीं लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है जीवधारियों का वर्गीकरण, द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज। तो जीवधारी मतलब किन किन चीज़ों में जीवन होता है, ठीक, उसका वर्गीकरण हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो जो हमने पीछे बताया आप लोगों को, बायोलॉजी के पिताजी कौन है? अरस्तु हैं। तो अरस्तु द्वारा जितने भी प्रकार के जीव देखे गए, जीव मतलब जो अपनी वृद्धि दर्शा सके, यहाँ वहाँ चल सके, कुछ भी, चाहे आप लोग जीवाणु, विषाणु, कवक, हम लोग जंतु के रूप में मनुष्य वगैरह, है ना, और बात करें हम लोग पेड़ पौधों की, जो सभी को हम लोगों को जीव मानना है। तो अरस्तु साहब ने अपने हिसाब से उस समय जो देखा, उस हिसाब से समस्त जीवों को केवल, ठीक है, केवल दो समूहों में बांटा उनने, केवल दो समूहों में। एक को बोल दिया जंतु समूह मतलब एनिमल किंगडम, और दूसरे को बोल दिया वनस्पति समूह मतलब प्लांट किंगडम। ये आपको याद है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि अरस्तु साहब ने जीवधारियों के वर्गीकरण को कितने भागों में बांट देता था? तो आप बोलेंगे दो भागों में, एक केवल जंतु, दूसरा वनस्पति, ठीक है। उसके बाद लीनियस साहब आए, इनको आधुनिक बायोलॉजी का पिता माना जाता है कुछ किताबों के अनुसार। तो लीनियस ने भी अपनी पुस्तक, ठीक है, तो भी शब्द क्यों लगा है? क्योंकि इन्हें भी दो वर्गीकरण दिए थे केवल। तो लीनियस ने अपनी पुस्तक का नाम, तो पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है, उनकी काफ़ी सारी किताबें आप लोगों को इंपॉर्टेंट मिलेंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी? सिस्टेमा नेचुरी। तो लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को, ऑल काइंड ऑफ स्पीसीज को, फिर से कितने जगतों में बांटा है? तो इसको भी आपको याद रखना, केवल दो जगतों में बांटा है। एक का नाम रखा उन्होंने फिर से वही पादप जगत, और दूसरे का वैसे वनस्पति को पादप कह दिया है, ठीक, प्लांट किंगडम, और दूसरा हो जाएगा जंतु के लिए एनिमल किंगडम। तो चाहे अरस्तु की बात हो चाहे लीनियस की बात हो, दोनों ने दो दो जगतों में बांटा है, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। फिर लीनियस साहब को वर्गीकरण की, लीनियस साहब ने जो वर्गीकरण की प्रणाली प्रस्तुत की, ये वाली ऊपर वाली, ठीक, उस वाली प्रणाली के आधार पर उन्हें आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की, उन्हीं के आधार पर आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, और आगे के वैज्ञानिकों ने सोचना शुरू किया। इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अनुसार, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम में इसको आते देखा है। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता है द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक। वर्गीकरण को हिंदी मीडियम में भी इस प्रकार से टैक्सोनॉमी लिख देते हैं। तो टैक्स मतलब वो टैक्स नहीं है, ये टैक्स का अर्थ भी क्या होता है? वर्गों में बांटना, कि इतने आय से इतने तक वो वाला टैक्स लगे, इतने से इतने वो टैक्स लगेगा। इंग्लिश में लिखा मिलेगा आपको हमारे ख्याल से TAXONOMY। तो टैक्सोनॉमी, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फिर आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहना है हम लोगों को? लीनियस साहब को। क्यों? क्योंकि उनका ये वाला जो ऊपर वाला वर्गीकरण था, इसी पे आगे के वैज्ञानिकों ने सोचना शुरू किया और आधार के रूप में यूज किया इसको। आगे चलते हैं तो ये तो हो गई द्विजगत प्रणाली वाली बात, जो कि अरस्तु साहब ने भी दी और लीनियस साहब ने भी दी। लेकिन कुछ लोगों ने जिनने थोड़ा सा आगे पढ़ रखा तो उनको पता है कि वर्तमान में हम लोग जीवधारियों को 5 जगत में बांटते हैं। तो वो वाला वर्गीकरण किसने दी, उस पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। तो जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर स्पीसीज। तो परंपरागत द्विजगत जो हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे थे, उस परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण के स्थान पर अंततः एक भिटकर या हिटकर नाम के वैज्ञानिक थे, ठीक है। उनके द्वारा 1969 में गांधी जी के 100 साल होने की खुशी में, ठीक है, गांधी जी के कहने को जन्म के 100 साल होने की खुशी में उन्होंने अपने द्वारा प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली
का वर्गीकरण किया है, फिर का प्रस्ताव ने दिया। इसके अनुसार पूरे के पूरे जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 जगतों में बांटा गया है। तो मेन तो आपको नाम याद रखना, विटकर, R.H. विटकर इनका पूरा नाम था या पूरा नाम है R.H. विटकर। 1969 में इन्होंने अपना एक क्लासिफिकेशन दिया है और पूरे के पूरे जीवों को, ना कि जंतुओं को, सभी प्रकार के जीवों को इन्होंने 5 जगत में बांटा, जिसका आधार हम लोग एक प्रकार से कोशिका मान सकते हैं। अभी कोशिका हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इनने मुख्य आधार किसको दिया है? तो आप बोलेंगे सर कोशिका को। मेन आधार इनने कोशिका के आधार पर बांटा, ना कि पीछे वाले के जो चल फिर सकते हैं सो जंतु, और जो एक जगह पर रहते हैं सो पादप। तो वो केवल देखने वाली चीज़ थी, इनने थोड़ा सा वैज्ञानिक वर्गीकरण दिया। तो कोशिका के बेस पे एट द बेस ऑफ सेल। तो पहला जगत के अंदर नाम क्या दिया था? सो आप बोलेंगे सर मोनेरा। ठीक, इसको भी थोड़ा याद रखना है, रीजनिंग जैसे पेपरों में इनको क्रम से जमाने की बात आ जाती है। तो मोनेरा, फिर आ जाती है प्रोटेस्टा, फिर पादप, फिर कवक और जंतु। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। क्रम से जमाने तो नहीं आएगा, फिर भी कम से कम ये तो ज़्यादा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है। तो ये 5 जगत में से कोई 3 दे देंगे, एक चौथा कोई नया ऑप्शन डाल देंगे तो वो भिन्न हो जाएगा। तो जो विटकर साहब के 5 वर्गीकरण थे वो मोनेरा हैं, फिर आएगा प्रोटेस्टा, फिर आएगा पादप, फिर आएगा कवक, फिर जंतु। ठीक है, तो इन 5 को आपको थोड़ा सा याद रख के रखना है। अभी हम लोग आगे जब इनको डीप में पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो आपको इनके क्रम भी याद हो जाएगा। फिर क्रम तो याद करने की खास जरूरत नहीं है, आपको इनके बारे में भी याद हो जाएगा कौन क्या है। तो मोनेरा, प्रोटेस्टा, फिर आपके प्लांट्स मतलब पादप, कवक और जंतु। कवक को चाहो तो आप प्लांट के पहले भी बोल सकते हैं। तो एक छोटी सी कहानी बन जाएगी कि ये छोटे, ठीक, उसके बाद ये छोटे, मतलब उसके बाद ये 2 नंबर पर बड़े, फिर ये वाले बड़े, और फिर ये, और सबसे बड़े चलते फिरते लोग कौन है? सब जब बोलेंगे जंतु। तो ऐसी छोटी सी कहानी बन जाती है। तो नंबर 1 पे मोनेरा, जो हमने अभी विटकर साहब का वर्गीकरण में पढ़ा है। तो क्या होते हैं मोनेरा? हमने पीछे ही बोला आपसे कि विटकर साहब ने सभी जीवों को बांटने के लिए कोशिका को आधार बनाया था। ठीक है, तो मोनेरास क्या होते हैं? तो इस जगत में सभी प्राकैरियोटिक, ठीक है, प्राकैरियोटिक, जिसको आप लोग अविकसित कोशिका के नाम से भी जानते हैं कुछ लोग, अविकसित कोशिका। तो मोनेरा जगत के सभी जो जीव हैं वो प्राकैरियोटिक कोशिकीय जीव हैं, या फिर प्राकैरियोटिक जीव हैं। अर्थात इसमें कौन कौन आएंगे? तो जीवाणु आएंगे। ठीक, साइनो हो गया, तो साइनो करना है इसको हम लोगों को, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया। ये सब विशेष प्रकार के बैक्टीरिया के ही उदाहरण है, मतलब जो बहुत पुराने समय के बैक्टीरिया हैं। साइनो का मतलब ऐसे बैक्टीरिया आएंगे जो हम लोगों को भिन्न प्रकार का साइन देंगे, मतलब नीले हरे शैवाल भी एक प्रकार से साइनोबैक्टीरिया हैं। आर्कीबैक्टीरिया जो दुनिया में सबसे पुराने जीवधारी हैं या जीव हैं, उनको आर्कीबैक्टीरिया कहा जाता है। तो ये सारे बहुत छोटे छोटे होते हैं और कोशिका की अवस्था में रहते हैं, और उनकी कोशिका कैसी रहती है? अविकसित, जिसको हम लोग बायोलॉजी के वर्ड में क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। अभी हम लोग अगली क्लास में इन चीज़ों को देखेंगे। तो मोनेरा जगत में ऐसे जीव आएंगे जिनकी कोशिका पूर्णतः विकसित नहीं होती है। ठीक है, बहुत छोटे होते हैं आकार में। ठीक है, उनमें मुख्यतः आएंगे जीवाणु, और जीवाणु को ही इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। तो जीवाणु जगत के भी शुरुआती बैक्टीरिया थे आर्कीबैक्टीरिया, और उसी के जैसे थे कुछ साइनोबैक्टीरिया। तो इस टाइप के जीवों को हम लोग मोनेरा जगत में रखेंगे। ठीक है, और इनका आकार मुख्यतः कैसा? तंतु में, मतलब फाइबर है, रेशे के समान होते हैं, छोटे छोटे से इस प्रकार से होते हैं, एकदम छोटे छोटे के। कई बार तो दिखते भी, जैसे हम लोग जीवाणु विषाणु की बात करते हैं ना, कि जीवाणु के कारण ये वाला बुखार हो गया, विषाणु के कारण कोरोना वायरस वगैरह थे, तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। उस प्रकार तंतु के नाम, तंतु जैसी आकृति में यहाँ वहाँ तैरते फिरते रहते हैं। तो इनका आकार जो मुख्यतः होता है तंतुमय जैसा होता है। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में आते हैं। तो मुख्यतः इसमें जीवाणु रखना है, और हम तो आप लोगों को सलाह दे देंगे विषाणु को भी आप कहाँ रख देना? मोनेरा में ही रख देना, तो थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो विषाणु और जीवाणु इन दोनों को आप लोग मोनेरा मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि विषाणु जो होता है जीवाणु से भी अल्प विकसित होता है, फिर कम विकसित होता है, क्योंकि जीवाणु जो है कम से कम कोशिका अवस्था तक तो पहुंच गया, भले उसकी कोशिका अविकसित है, लेकिन विषाणु कोशिका अवस्था तक भी नहीं पहुंच पाता। इसलिए सभी किताबें विषाणु को मोनेरा जगत में नहीं रख पाती हैं। तो आप लोगों को यदि कोई विशेष जानकारी है तो हमसे शेयर कीजिए विषाणु और जीवाणु के बारे में, ऐसी कुछ कि जिस पे हम अभी डाउट पीछे शेयर कर रहे थे आपसे। तो आगे बढ़ते हैं। मोनेरा के बाद प्रोटेस्टा, दूसरा जगत विटकर साहब का। तो इस जगत में विभिन्न प्रकार के एक कोशिकीय, तो अभी एक कोशिकीय तो हैं, लेकिन वो प्रायः कैसे हो जाते हैं? यूकैरियोटिक और जल में रहते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक का अर्थ क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? तो आप बोलेंगे सब विकसित कोशिका। यूकैरियोटिक का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे विकसित कोशिका। तो अब यहाँ पे ऐसे जीव आएंगे जिनके पास कोशिका तो केवल एक होगी, लेकिन उनकी कोशिका कैसी हो सकती है? विकसित हो सकती है, मतलब यूकैरियोटिक प्रकार की होगी। ये शब्द वैसे बार बार सुनने मिलेगा तो आप सबको याद हो जाएगा, तो अभी से टेंशन मत लीजिए। सर हमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में नहीं पता है, आगे पक्का याद होगा।
अभी शुरुआत हमने इजी टॉपिक से की है, वर्गीकरण सबसे इजी पड़ता है। तो प्रोटेस्टा जगत में एक कोशिकीय जीव होंगे, तो एक क्वेश्चन तो आपको ये बनता है कि प्रोटेस्टा जगत कैसा होता है, तो एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय या फिर अकोशिकीय। तो आप कौन सा लगाना, केवल एक कोशिका, इनका पूरा का पूरा शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होगा। भले इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन केवल इसके पास कितना है, एक कोशिका ही है, और उसकी कोशिका विकसित होगी और मुख्यतः जल में रहेंगी, जल के साथ जिएंगे। ठीक है, तो प्रायः जलीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच की स्थित, ठीक है, पादप और जंतु के बीच स्थित युगलीना या फिर युगलीना लिखा मिलता है आपको ज़्यादा अच्छा, तो युगलीना या युगलीना पढ़ना अच्छा लगता है, इसी जगत में है। ठीक है, यह दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित होती है। कौन, ये सारी बातें किसके बारे में लिखी, युगलीना के बारे में। एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित, मतलब अन्य चीज़ों पे डिपेंड होती है, मतलब पैरासाइट भी बन जाता है। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआस आते हैं। तो थोड़ा जल्दी पढ़ दिया, हम आपको फिर से बता दें भाई, ये प्रोटेस्टा जगत में ऐसे जीव आएंगे जो केवल एक कोश की होंगे। इनकी कोशिका यूकैरियोटिक अर्थात विकसित होगी। ठीक है, और मुख्यतः जल में रहना पसंद करेंगे। उसके बाद ये युगलीना सबका, इसका सबसे फेमस उदाहरण, जैसे हमने पीछे बोला आपसे मोनेरा जगत का उदाहरण क्या था हमारा, तो आपने बोला सर जीवाणु था। तो उसी प्रकार से प्रोटेस्टा जगत का सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या है, युगलीना। और युगलीना एक ऐसा जीव होता है या जंतु होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, बाकी जीव बोलना ज़्यादा अच्छा है। ऐसा एक ऑर्गेनिज्म या फिर स्पीसीज है जो सूर्य के प्रकाश में खुद खाना बना सकता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। ठीक है, और प्रकाश के अभाव में मतलब यदि इसको लाइट नहीं मिलेगी तो इतना पोषण, मतलब दूसरी चीज़ों को खा पी के फिर दूसरी चीज़ों से अपना पोषण अवशोषित करके भी काम चला सकता है। मतलब जंतु जैसा दूसरों से खाना लेगा भी, पोषण लेगा भी, और पौधों जैसा स्वयं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खाना बनाएगा भी। तो ये मतलब दोनों काम कर सकता है। इसलिए आप लोगों ने शायद पढ़ रखा होगा कि युगलीना को पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी कहते हैं बच्चे। ठीक है, कड़ी या लिंक कहते हैं। तो लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम इज कॉल्ड युगलीना। और आगे जाके हम लोग जो बहुत सारे प्रोटोजोआस पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटोजोआ में भी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आगे जाके। तो सभी प्रकार के प्रोटोजोआ को भी कहाँ पे मान सकते हैं आप लोग, प्रोटेस्टा जगत में मान सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं होगी। तो माना कि आप लोगों ने इस चीज़ को डाइजेस्ट कर लिया है और आगे बढ़ना हम जारी रखते हैं, क्योंकि आगे बहुत सी चीज़ें अभी हम लोगों ने आज जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं आगे के टॉपिक में भी जब बार बार काम में आएंगी आपके। तीसरा जगत है हम लोगों का पादप जगत, जिसको हम लोग प्लांटिया भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पाद आते हैं। ठीक है, तो इसके पास पौधों को, हमें पता है भैया पौधों के पास बहुत सारे कलर होते हैं। ठीक है, ये बहुकोशिकीय हो जाएंगे, क्योंकि पीछे भी हम लोगों ने देखा कि पीछे एक कोशिकीय था, वैसे पर पौधे भैया बहुत बड़े और विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये बहुकोशिकीय हो जाएंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो इस प्रकार से सभी जीव इसमें सम्मिलित होंगे। इसको उदाहरण मुख्यतः कौन कौन लिखे हैं वहाँ पे, तो शैवाल, मॉस ना कि मांस, मॉस पढ़ना अच्छा होता है इसको, लाइकेन जैसे पौधे। ठीक है, मांस, पुष्पीय और अपुष्पीय मतलब फूलों वाले और बिना फूलों वाले बीजीय पौधे, सभी किस में आएंगे, हम लोग के पादप जगत में आएंगे। तो मेन चीज़ आपको ये बता दें हम कि जितने भी अभी हम लोग 5 जगत पढ़ने वाले हैं, पढ़ चुके हैं, उन 5 जगत में सबसे विकसित कोशिका, जंतुओं से भी विकसित कोशिका किसके पास मानी जाती है, पादप के पास मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी बन चुका है कुछ परीक्षाओं में। तो आपको सबसे विकसित कोशिका जंतु की नहीं लगानी है, किसकी लगानी है, पादप की लगानी है। ठीक है, और पादप जो होते हैं बहुकोशिकीय होंगे वैसे। अब तो ये इनके बाद अब आप लोग बोलोगे सर आपने यहाँ पे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक शब्द का यूज नहीं किया, तो आपको पता भी ये पादप विकसित है, और विकसित का अर्थ ये भी कैसे होंगे, मोस्टली यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनेंगे, मोस्टली का सभी बनेंगे। ठीक है, तो रंगीन होंगे, ये सब कोई नई बात नहीं है, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, और मेन तो बहुकोशिकीय होंगे, मतलब एक कोशिका से नहीं बनेंगे, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनेंगे। और सबसे छोटा पौधा कौन सा है, तो आप बोलेंगे शैवाल, फिर मॉस, और सभी प्रकार के पौधे हम लोग आगे जो पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अब चौथा हम लोग का किंगडम है किसका, अपने विटकर साहब का, जिसका नाम है कवक या फंगी या फंगाई। ठीक, फंजाई भी पढ़ते हैं कुछ लोग इसको। तो इस जगत में फिर से देखो भैया क्या लिखा है, यूकैरियोटिक जीव लिखा है, मतलब विकसित कोशिका वाले। तो इस जगत में यूकैरियोटिक पर पोषित, मतलब पैरासाइट्स होंगे, फिर से ये दूसरों से अपना खाना लेंगे। ठीक है, तो यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा, मतलब एब्जॉर्प्शन, किसी चीज़ को ये खाएंगे नहीं, उसके ऊपर बैठ जाएंगे, उससे पोषण सोखेंगे, अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतर पोषी होते हैं, मतलब वो दूसरों से भी, ये इतर मतलब दूसरों से इतर पोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी भी होते हैं। ठीक, किसी भी दूसरी चीज़ के ऊपर बैठेंगे, और साथ में मरी हुई जीव के, किसी मरे हुई जीव के ऊपर भी बैठेंगे, मृतोपजीवी भी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति
काहे की बनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत आ चुका है, तो आप लोग ये इसको अच्छे से याद रखें। तो जो अभी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि प्रत्येक कोशिका या सेल के पास अपनी एक भित्ति बॉल पाई जाती, सेल बॉल पाई जाती है, जिसकी सेल बॉल या दीवार काहे की बनी होगी, काइटिन की हो। काइटिन एक प्रकार का कैल्शियम का यौगिक है। तो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है, ग्लूकोज उसमें थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है। तो मेन तो आप लोगों को भैया याद रखना, कवक जो है वो यूकेरियोटिक कोशिका है, ठीक। कवक के पौधे जिसको हम लोग अपने घर में फफूंद के नाम से जानते हैं, और हम लोग के कपड़ों वगैरह पर यदि फफूंद लग जाती है तो उसको खाती नहीं है उसके अंदर से। तो हम लोग देखें कपड़े पर यदि फफूंद लग गई तो कपड़ा देखने में तो पूरा है, लेकिन जब उसको आप यूज करने में तो उसके अंदर इसकी जो लोच है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर धीरे धीरे वो फटने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसके ऊपर बैठी कवक ने उसके जो भी उसके पास मतलब एनर्जी थी या फिर ऊर्जा थी, उसको उसने अवशोषित कर लिया और उसको कमज़ोर कर दिया। तो ये अवशोषण करते हैं, ठीक है। अवशोषण ये किसी भी दूसरे जीव का करेंगे, अब चाहे वो जीवित हो चाहे मृत हो, तो सभी से ये मतलब अपनी ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काहे की बनी हुई, काइटिन। तो का से कवक, का से काइटिन भी आप याद रख सकते हैं, जिसमें मुख्य भूमिका कौन निभाता है, कैल्शियम निभाता है। बाकी ये शर्करा मतलब ग्लूकोज की भी बनी होती है। जिसको भी थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करते रहिए, काफ़ी ईजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट तो है ही। तो आपको लगभग सब कुछ याद रखना है यहाँ से। अब लास्ट और अंतिम जगत पे चलते हैं, जिसका नाम है एनिमल या जंतु किंगडम, ठीक है। तो इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसमें भैया फिर से बहुकोशिकीय जीव आएंगे, इसमें भी फिर से बहुकोशिकीय आएंगे। जंतु समभोजी मतलब ये जंतुओं के समान ही व्यवहार करेंगे, मतलब दूसरों को ही खाएंगे, खुद अपना खाना धूप में बैठ के नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और यूकेरियोटिक प्रकार के होंगे, मतलब विकसित कोशिका होगी। इनको हम लोग मुख्य रूप से क्या मानेंगे, उपभोक्ता या फिर कंज्यूमर मानेंगे। आगे जाके जब कभी थोड़ा बहुत पर्यावरण पढ़ेंगे तो ये कभी अपना खाना नहीं बनाएंगे, ये दूसरों को ही खाएंगे, मतलब इनको उपभोक्ता कंज्यूमर माना जाएगा। पेड़ पौधों को खाएंगे, पेड़ पौधों में बस को उत्पादक या फिर प्रोड्यूसर्स माना जाता है, बाकी सारे के सारे जीव मुख्यतः क्या माने जाएंगे, उपभोक्ता माने जाएंगे। अगला पॉइंट क्या लिखा है, इनको आप मेटाजोआ के नाम से ही पढ़ोगे। इनको आप एक शब्द जंतु जगत को क्या नाम भी देते हैं, मेटाजोआ के नाम से भी जाना जाएगा। इसमें मुख्य जीव के रूप में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, तो हमें यहाँ जाके तो बहुत सारे पढ़ने हैं। ये हाइड्रा लिखना था यहाँ पे, हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितार मछली, सरीसृप, उभयचर मतलब रेप्टाइल्स, पक्षी, स्तनधारी मतलब मैमल्स, सभी प्रकार के जंतु जो हम लोग पढ़ते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। उन सबको हम लोग किस जगत में रखेंगे, एनिमल से जंतु जगत में रखेंगे। मेन तो आपको ये याद रखना है बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। और यूकेरियोटिक कोशिका होने आप कोई बड़ी बात तो बच्चों, प्राकृतिक कोशिका केवल मोनेरा जगत में पाई गई थी, बाकी सब में यूकेरियोटिक कोशिका होगी, मतलब विकसित कोशिका होगी। और आगे जाके इसको भी हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, कितने प्रकार के जंतु के जगत को पढ़ना है होते हैं, तो वो सब भी हम लोगों को पढ़ना। सभी प्रकार के जंतु के नाम हमने लिखने की कोशिश यहाँ पे की थी। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई किसे मानते हैं, जाति को मानते हैं, फिर स्पीसीज को मानते हैं। मतलब किस सीधी आधारभूत इकाई से मतलब है कि वर्गीकरण का आधार क्या माना है, जाति माना गया है। तो जाति के रूप में उनको हम वर्गीकृत करेंगे। तो अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। तो जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई है, तो आप बोलेंगे सर कैरोलस लिनियस साहब ने दी थी, ठीक है। तो 1753 में कैरोलस लिनियस, लिनियस लिखना लीनियम हो गया है, कैरोलस लिनियस साहब ने जीवों के वर्गीकरण का उनको जन्मदाता भी पीछे हमने पढ़ा था पहले पेज पर, ठीक है। उन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया मतलब प्रत्येक जीवधारी का नाम जो है 2 अक्षरों या 2 शब्दों से मिलकर बना होगा। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन मतलब इटली की भाषा मुख्य रूप से बोल सकते हैं आप, तो जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक है। 2 शब्दों से मिलकर, जैसे हम लोग ये अपने नाम बोलते हैं ना कि सर हमारा नेम और सरनेम, उसी प्रकार से प्रत्येक जीव या जाति को आपको 2 शब्दों से मिलकर बनाना है, जो कि वर्गीकरण की इकाई भी थी पीछे। तो पहला शब्द जो है वंश का नाम और दूसरा शब्द किसका नाम कहलाएगा, जाति का नाम कहलाता है। तो उसमें जो 2 शब्द आप यूज करेंगे उसमें से पहला शब्द कहलाएगा वंश का नाम और दूसरा शब्द कहलाएगा जाति का नाम, ठीक है। अब वंश तथा जाति के नाम के बाद भी आपको एक शब्द और जोड़ा है इनने, तो वंश तथा जाति के नामों के बाद उस वर्ग की विद या फिर टैक्सोनॉमिस्ट वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या फिर सबसे पहले उसको वर्तमान नाम प्रदान किया। तो कुल मिला के 3 शब्द आपको लिखने पड़ेंगे। तो पहला शब्द तो वंश को दिखलाएगा और दूसरा शब्द किसको दिखलाएगा, जाति को, और तीसरा शब्द आप अपने मन से कौन सा जोड़ेंगे, उस व्यक्ति का नाम जिसने उस जाति को या खोजा था, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को उदाहरण के लिए दिया गया जाता है क्या, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस लिन,
ठीक है, जहाँ पे होमो जो है वंश को दिखलाएगा और सैपियंस किसको दिखलाएगा, जाति को। तो इसमें क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। वास्तव में यहाँ पे होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति कौन है, सैपियंस। तो वंश है होमो मतलब ह्यूमन, उसकी एक जाति कौन है, सैपियंस। तो मनुष्य भी कई प्रकार के होते हैं, तो हम सब लोग ह्यूमन तो हैं, तो कुछ सैपियंस हैं। यहाँ पे सैपियंस चाहिए, सैपियन ने हो गया है, सड़क का है होमो सैपियंस, ठीक है। तो वास्तव में होमो एक वंश का नाम है और जाति का नाम क्या है, सैपियंस। तो सैपियंस की ही एक, सैपियंस जाति का ही एक वंश कौन है, यानी होमो वंश का ही एक जाति कौन है, सैपियंस है। और लिन वास्तव में लीनियस शब्द का क्या है, संक्षिप्त रूप है या फिर एब्रिविएट फॉर्म है, जिसका अर्थ है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा या फिर खोजा होगा अपने हिसाब से। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई है, तो आपके लीनियस शब्द द्वारा दी गई। लीनियस ने बोला कि प्रत्येक जीव का नाम जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक उसके वंश का नाम, दूसरा उसकी जाति का नाम, और तीसरा उन्होंने अपने मन से बोला कि भैया आप इसका भी यूज करके जिस व्यक्ति ने उसको खोजा है, जिस वैज्ञानिक ने उसको खोजा है, उसका नाम पीछे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, फिर पूरा भी लिख सकते हैं। होमो सैपियंस लिन में होमो वंश का नाम है और सैपियंस जाति का नाम है और लिन लीनियस का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इस आधार पर अलग अलग बैकग्राउंड हम लोग फिर देखते हैं कि चाहे हम लोग किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे हम लोग एमपी भी पढ़ते रहते हैं, हमने देखा है, तो उसमें हर एक चीज़ के फिर हम लोग को वैज्ञानिक नाम भी याद रखने पड़ते। चाहे आपने मध्य प्रदेश की राजकीय मछली पढ़ी हो, चाहे मध्य प्रदेश का राजकीय आपने पशु पढ़ा हो, चाहे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष वगैरह पढ़ा हो, तो सबके इस प्रकार से फिर द्विनाम पद्धति से बायोलॉजिकल नेम या वैज्ञानिक नाम भी फिर बनाए गए या खोजे गए। तो कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, तो भैया ये हमारे हैंडसम ड्यूड कैरोलस लीनियस, जो 1760 से लेकर 1778 तक इस दुनिया में अवतरित रहे। तो उनके अनुसार बहुत से जो हम लोग मुख्य चीज़ें हैं जिनका उपयोग करते हैं, उनके वैज्ञानिक नाम या फिर वही द्विनाम पद्धति के अनुसार नाम क्या थे या क्या हैं, तो यहाँ पे कुछ शेयर किए गए हैं आप लोगों के साथ में, तो हम लोग ध्यान दे लेते हैं। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सो आप बोलेंगे सर होमो सैपियंस, पीछे लिन भी लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लिखा है मेढक, तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राणा टिगरीना। तो यहाँ पर लगा टिग, और हम लोगों को पता है मेढक टिड़टिड़ाता है, ठीक है, और राणा जी मुझे माफ़ करना गाना भी गाता है। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राणा टिगरीना। फिर अगला क्या लिखा, बिल्ली, तो बिल्ली हम लोगों के घर में आती है और हर चीज़ को फैला जाती है। और डोमेस्टिक, घर का मतलब क्या, डोमेस्टिक होता है, तो फेलिस डोमेस्टिका, तो बिल्ली का बायोलॉजिकल नेम है। कुत्ता, या कुत्ता मतलब डॉग, तो डॉग का वैज्ञानिक नाम क्या, कैनस फैमिलियर्स। हमने देखा कि आजकल बहुत सारे कुत्ते डॉग जो हैं लोगों की फैमिली के जैसे होते हैं, तो फैमिलियर हो जाता है हम लोग के साथ में। और कैनस मतलब कैनिबल मतलब वो मांसाहारी तो होता ही है, कैनस का मतलब मांसाहारी है, नरभक्षी होता है। तो बाकी फैमिलियर है वो, फैमिलियर, इसको आप याद रख सकते हैं। गाय, तो गाय जो है इंडिया की बॉस है, तो उसका नाम क्या बन जाता है, बॉस या बोस इंडिकस। तो गाय का नाम जो है क्या है, बॉस इंडिकस, ठीक है। मक्खी का नाम क्या है, तो मक्खी का नाम मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका मतलब फिर से घर में मक्खी बहुत होती है, उसको लोग जहाँ देखते हैं वहीं देख के उसको मसकने की कोशिश करते हैं। तो मक्खी बोलना है, तो मक्खी का नाम क्या होगा, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। अगला लिखा है आम, तो आम से तो ईजी बन जाएगा, आम का भी ये मैंगो बोलते हैं और इंडिया का राजकीय फल है, तो मैग्नीफेरा इंडिका, ना कि इंडिया। धान का क्या है, ओराइजा सटाइवा। तो धान को ये सटा के क्या करना पड़ता है, खाना पड़ता है, तो ओराइजा सटाइवा ओ करके खाना पड़ता है खाते समय। गेहूं का क्या है, ट्रिटिकम एस्टिबम। गेहूं का क्या है, ट्रिटिकम एस्टिबम। तो गेहूं की रोटी खाते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, बम। रोटी क्या हो गई, बम हो गई, तो ट्रिटिकम एस्टिबम। मटर को तो आप लोग पकड़ लेंगे, मटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग, पी। मटर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पी, तो पी से बन जाएगा पीजम सटाइबम, ठीक। तो पी से इसको पकड़ लेंगे आप लोग। चना, तो चना का क्या है, साइसर एरिटिनम। चने का क्या है, साइसर एरिटिनम। चने को वैसे इंग्लिश में तो ग्राम कहते हैं, तो चने का तो कम नहीं बना रखा है। सुबह से हम लोग को ये दौड़ने भागने की फिजिकल की तैयारी भी करनी है, तो फिजिकल यदि आप करना चाहते हो तो साइकिल से भी तेज़ आपको दौड़ना पड़ेगा। और क्या खा के जाना पड़ेगा अपने घर से, चना। तो चने के लिए चना खाओ, साइकिल से भी तेज़ चलाओ, चाहे साइकिल से भी तेज़ दौड़ो। तो चने का बायोलॉजिकल नेम क्या है, साइसर इरिटिनम। और लास्ट में भैया सरसों, तो सरसों का बायोलॉजिकल नेम क्या है, ब्रेसिका कम्पेस्टिस, बेसिका कम्पेस्टिस। तो इसको थोड़ा सा भैया याद रखना है, इसका कोई खास तुक्का नहीं हमारा, तो ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस। यदि आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि सरसों का नाम सर आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, रखवा सकते हैं। बाकी हमें तो याद हो गया है पढ़ा के। तो सरसों का नाम है भैया ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस। अच्छा नहीं पढ़ पा रहा है तो फिर से बोल के देखते हैं, ब्रेसिका कम्पेस्टिस।
तो इन सभी चीज़ों के वैज्ञानिक नाम थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आने को तो किसी का भी आ सकता है। तो आगे हम लोग अब कोशिश करेंगे जितने भी जीवों के नाम या जीवधारियों के नाम पढ़ेंगे हम लोग उन सब के साथ साथ में वैज्ञानिक नाम भी देखेंगे। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो लिनेस साहब ने उस समय अपने हिसाब से बना के दिए थे, वो हमने यहाँ पे आपसे शेयर किए हैं। तो इनको आप लोग याद कीजिए, ठीक है, और रिवाइज कीजिए। तो आज की क्लास में थोड़ा सा व्हिटेकर का जो वर्गीकरण था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके बाद ही लिनियस साहब का लिनियस साहब की द्विनाम पद्धति सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो व्हिटेकर साहब के जो 5 जगत थे उनको एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। तो व्हिटेकर साहब का जो आपकी 5 कहने को 5 जगत प्रणाली थी, उसमें नंबर 1 पे आप लोगों को देना है भैया मोनेरा, 2 नंबर पे क्या बोलना है प्रोटेस्टा, और बांटने का अधिकार आपको बांटने का जो आपको आधार है वो कोशिका बनाना है। तो मोनेरा, प्रोटेस्टा, फिर हम 3 नंबर पे आप कवक को बोलना चाहेंगे, ठीक है। 4 नंबर पे हम पादप जगत या प्लांट को रख देंगे, और 5 नंबर पे जंतु को रख देंगे। वैसे जंतु को तो हमें 4 पे, पादप को 5 पे रखना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकसित कोशिका किसके पास होती है, पादप के पास होती है। तो मोनेरा मतलब अविकसित कोशिका, चाहे एक कोशिका हो चाहे बहुकोशिका, इसको आप लोग इंग्लिश में या फिर बायोलॉजी में प्राकृतिक कोशिका वाले जीव बोलेंगे, जिसमें जीवाणु विषाणु जैसे जीव आएंगे। प्रोटेस्टा में विकसित कोशिका तो हो जाएगी लेकिन केवल एक कोशिका होगी, ठीक है। और कवक के पास जाओगे तो इनके पास विकसित भी होगी, बहुत सारी भी होंगी, लेकिन ये लोग क्या होंगे, ये अपना खाना स्वयं नहीं बना पाएंगे, दूसरों के ऊपर बैठ के उस चीज़ को सोखेंगे, ठीक है, अवशोषण के द्वारा अपना भोजन बनाएंगे। तो ये थोड़े से क्या है, मतलब अभी भी पादप जगत तक नहीं पहुंच पाए हम लोग। पादप जगत की मेन पहचान क्या होगी, बहुकोशिकीय होंगे, ठीक है, यूकैरियोटिक होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात अपना खाना स्वयं बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। और जंतु जगत की बात होगी तो जंतु जगत में ऐसे जीव आएंगे जो दूसरों को खाएंगे, अब सोखें भी जो भी होगा लेकिन दूसरों को खाएंगे, और ये भी बहुकोशिकीय प्राकृतिक प्रकार के होंगे। और यूग्लिना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का वैसे, तो यूग्लिना को भी हमने कहाँ रखा था, प्रोटेस्टा जगत में, जो जंतु जगत और पादप जगत के बीच की कड़ी होती है, कड़ी मतलब लिंक होती है। तो अब हम आज की इच्छा है कि इस वाले टॉपिक में आज इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग इसके आगे का टॉपिक कोशिका पढ़ेंगे अगले क्लास में, तो इसको पहले आप लोग रिवाइज कीजिए। उस छोटे मोटे कोई डाउट यदि आपको लगते हैं कि सर आपने ये कम बताया, ज़्यादा बताया, गलत बताया, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करके, मतलब अपनी जानकारी, अपना डाउट शेयर करके अपनी सफलता को और आगे बढ़ाएँ, ठीक है। तो वो डायलॉगबाजी नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।